Hello everyone, how are you? I hope you are doing well. So this video is for the revision of CA Final Indirect Tax. We will try to cover all the applicable amendments for the attempt of September 25 and Jan 26. Okay, so we are starting with supply under GST chapter. Supply under GST chapter में as you are aware बहुत सारे definitions है, लेकिन सबसे ज़्यादा important जो definition है वो हम यहाँ पे cover करने की कोशिश करते हैं. जैसे कि सबसे पहला है गुड्स का definition. Every kind of a movable property गुड्स होता है इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम और ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास और थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड. इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर मनी एंड सिक्योरिटीज नहीं आते हैं. मनीज एंड सिक्योरिटीज को गुड्स की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया है. बिजनेस की डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट हो सकता है इन बाय वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई वोकेशन भी एक बिजनेस है एटसेट्रा एटसेट्रा. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आता है कंसिडरेशन. कंसिडरेशन का मतलब हमें सबको पता है समथिंग इन रिटर्न वगैरह वगैरह, लेकिन जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर कंसिडरेशन को डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है तो वो ये तीन चार पर्पस के लिए है. जैसे कि फर्स्ट पर्पस ये है कि पेमेंट मेड और टू बी मेड दोनों ही कवर होते हैं. और दूसरा पर्पस है मनी और अदरवाइज, मतलब जरूरी नहीं है कि मैं कैश ही दूं मनी ही दूं, मैं कुछ और भी जैसे बार्टर ट्रांजेक्शन में होता है कुछ और भी दे सकता हूँ, वो भी कंसिडरेशन में फॉल हो जाएगा. थर्ड इंपॉर्टेंट इसके अंदर ये है बाय रेसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन. जरूरी नहीं है कि रेसिपेंट मतलब बायर के थ्रू ही पेमेंट का फ्लो हो, कोई और भी थर्ड पर्सन भी मेरे बिहाफ पे पेमेंट कर सकता है. देन इसके अंदर फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनी में सॉरी कंसिडरेशन में ये चीजें एक्सक्लूड होती है. कौन सी? फर्स्ट, सब्सिडी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने अगर सब्सिडी दिया होगा तो वो कंसिडरेशन में नहीं माना जाएगा. लेकिन यही अगर किसी ट्रस्ट ने या एनजीओ ने दिया होगा तो ऑफ कोर्स वो कंसिडरेशन माना जाएगा. एंड लास्ट है डिपॉजिट. अगर डिपॉजिट रिफंडेबल होता है तो वो ऑफ कोर्स कंसिडरेशन नहीं हो सकता. लेकिन अगर बाय एनी चांस कंसिडरेशन सॉरी डिपॉजिट इज रिफंडेबल तो नहीं है, या फिर रिफंडेबल था लेकिन वो कंसिडरेशन के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, सप्लाई के अगेंस्ट एज अ कंसिडरेशन एडजस्ट हो गया, तो ऑफ कोर्स इट बिकम्स योर कंसिडरेशन, है ना. तो इसीलिए रिफंडेबल डिपॉजिट इज नॉट योर कंसिडरेशन, बट नॉन रिफंडेबल या फिर वो एडजस्ट हो जाता है तो वो कंसिडरेशन बन जाता है. उसके बाद काफी डेफिनेशन है इसमें, ठीक है, एक बार रीड करना ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन अब जैसे मनी का डेफिनेशन, मैं चाहता हूँ मनी के ये सारे पॉइंट्स एक बार आप वर्बली ऐसे रीड कर लेना घर पे जाके, ठीक है. लेकिन लेकिन अब नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मनी के अंदर करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमरिस्टिक वैल्यू नहीं इंक्लूड होता है. फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास कोई भी 80s या 90s के कॉइन है जिसको मैं एक हायर वैल्यू पे बेच रहा हूँ, ठीक है, जो कोई या तो म्यूजियम में जा रहा है या किसी को स्टोर करने की हैबिट होती है, तो इसका मतलब होता है कि वो करेंसी है जिसका एक अपना न्यूमरिस्टिक वैल्यू है, तो वो मनी नहीं है, वो एक प्रॉपर गुड्स है. मनी में कमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी में इंक्लूड हो जाते हैं. मतलब इनके क्योंकि ये इट इज अ नेचर, इट इज इन द नेचर ऑफ प्रोमिसरी नोट, मतलब इनके ये कमर्शियल पेपर वगैरह देता हो तो वो मनी में इंक्लूड होता है. एंड सिंस वो मनी में इंक्लूड होता है इसका मतलब वो गुड्स नहीं होते, ठीक है. फिर आता है सिक्योरिटीज. अभी सिक्योरिटीज ऊपर क्या बोला था, मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटीज का जो भी मीनिंग है वो हमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट में, मतलब जो हम लोग सकरा वगैरह पढ़ते हैं उसके अंदर बहुत डिटेल में दिया है. ये मैंने छोटे फॉन्ट में जानबूझ के ऐसे जस्ट फॉर द नॉलेज इसमें रखा है, जस्ट की क्यूरियोसिटी होगी सिक्योरिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, वो एक बार आप रीड कर लेना, ठीक है. हालांकि सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है तो इसका मतलब उसके ऊपर अगर कोई डीलिंग हो रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता. सर्विस का मतलब बहुत सिंपल है, एनीथिंग अदर देन गुड्स मनी एंड सिक्योरिटीज. मतलब गुड्स और सर्विस का डेफिनेशन दे दिया है और दोनों ही डेफिनेशन में मनी और सिक्योरिटी को एक्सक्लूड किया है. मतलब ना ही गुड्स है मनी एंड सिक्योरिटी, ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है. अब देखो, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी. अभी देखो, सर्विस में मनी इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई एक्टिविटी वाली सर्विस दे, कोई तो सर्विस दे रहे हो जिसमें जो एक्टिविटी है वो रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी है, तो फिर वो अलग बात है, वो सर्विस एक सर्विस हो सकती है. लेकिन उसमें भी मनी अगर मैं एक दूसरे को बेच रहा हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता. इट्स कन्वर्जन बाय कैश और बाय एनी अदर मोड. मैं डॉलर से रुपीस कन्वर्ट कर रहा हूँ या रुपीस से डॉलर कन्वर्ट कर रहा हूँ तो उसके ऊपर मैं टेक्निकली डॉलर परचेस करता हूँ तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है. लेकिन वो जो सर्विस मेरे को करने दे रहे बैंक, उसके सर्विस चार्ज के ऊपर जीएसटी लग सकता है, ठीक है.
यही सारी चीजें इसके अंदर लिखी है, ठीक है। फिर बोलता है कि सर्विस इंक्लूड फैसिलिटिंग और अरेंजिंग द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। मतलब कि मैं किसी भी कंपनी के शेयर्स अगर परचेस करता हूं तो ऑफकोर्स उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज द सप्लाई ऑफ सिक्योरिटीज। लेकिन अगर मान लो मेरे ब्रोकर अपना ब्रोकरेज लेता है ये सर्विस को देने के लिए, तो उस ब्रोकरेज पे जीएसटी लग सकता है, क्योंकि वो फैसिलिटेट कर रहा है या अरेंज कर रहा है ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज। फिर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी में जो शेयर्स होल्ड करती है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो सिक्योरिटी की ट्रांजेक्शन हो गया, ठीक है। पर्सन की डेफिनेशन में सब लोग आ जाते हैं, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीवाई, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट, ट्रस्ट, सब आ जाते हैं, सब एलएलपी वगैरह सब, ठीक है। सप्लायर तो ठीक है, रेसिपिएंट भी ठीक है, लोकल अथॉरिटी एक बार रीड कर लेना बस। तो अभी हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। सप्लाई के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सेक्शन 7 और 8, इनफैक्ट सिलेबस में भी यही है, 7 और 8, ठीक है। अब सेक्शन 7 बोलता क्या है? सेक्शन 7 सिंपल ये बोलता है कि हमारे पास ना 3 पिलर्स है, ठीक है, और ये 3 पिलर के ऊपर सप्लाई अटका है। मतलब अगर इस तीनों पिलर में से एक भी गिर जाता है तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। वो 3 पिलर क्या है? वो 3 पिलर बहुत सिंपल है। 8 एक्टिविटीज पहला पिलर, दूसरा पिलर है कंसिडरेशन, और तीसरा पिलर है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब कि आपके ये 8 एक्टिविटीज जो मैं अभी नाम लेने वाला हूं वो है, प्लस कंसिडरेशन है, प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तो मतलब वो सप्लाई है। वो 8 एक्टिविटीज कौन सी है? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, और ये सारी चीजें 8 एक्टिविटी हो जाती है, ठीक है। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज लीज रेंटल, डिस्पोजल और लाइसेंस। तो ये 8 एक्टिविटीज प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर ये तीनों पिलर अपनी अपनी जगह पे सेट है तो वो सप्लाई माना जाएगा। 8 एक्टिविटीज के फटाफट एक क्विक एग्जांपल अपन ले लेते हैं। सेल मतलब गुड्स बेचना नॉर्मली। ट्रांसफर मतलब टेक्निकली मैं मेरे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में गुड्स ट्रांसफर करता हूं, तो इट इज दी परफेक्ट एग्जांपल फॉर ट्रांसफर। फिर आता है बार्टर। बार्टर का एग्जांपल होता है गुड्स के बदले गुड्स, गुड्स के बदले सर्विस, सर्विस के बदले सर्विस, सर्विस के बदले गुड्स। चारों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लिख दिया हमने। फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज आपको बहुत अच्छे से पता होगा, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे जब हम लोग नया मोबाइल खरीदते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आता है कि एक्सचेंज ओल्ड फोन। मतलब कि अगर मैं लेट से मैं 1 लाख रुपीज का कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदता हूँ, उसमें मैं ओल्ड वाली चीजें उसके अंदर लिस्ट कर मतलब बेच देता हूँ, तो लेट से उसका 20,000 मेरे पास वापस आता है, तो आई विल हैव टू पे 80,000 मोर। तो ये प्योर केस ऑफ एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज में थोड़ा सा पोर्शन मनी होता है और थोड़ा सा बार्टर होता है, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बार्टर एंड एक्सचेंज। बार्टर में कोई मनी पोर्शन नहीं होता, लेकिन एक्सचेंज में थोड़ा मनी और थोड़ा बार्टर होता है। देन आता है रेंटल। रेंटल का मतलब यही है कि मैं प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे दे दूं या कोई शॉप वगैरह रेंट पे दे दूं, तो उसके ऊपर जो मेरे को रेंट मिलता है वो मेरा कंसिडरेशन हो जाता है। देन आता है लीज। लीज और रेंटल दोनों सेम ही है, ठीक है। ऑलमोस्ट लीज पे दे दूं मतलब मैं 30 साल 25 साल के लिए लैंड वगैरह या प्रॉपर्टी वगैरह लीज पे दे सकता हूँ इजीली। फिर आता है डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब होता है कि अगर आपने अपने बिजनेस में कोई भी स्क्रैप वगैरह डिस्पोज किया हो या कोई भी असेट वगैरह आपने बेच दिया हो, तो इट इज द प्योर एग्जाम्पल ऑफ डिस्पोजल। उसके ऊपर भी जीएसटी लग सकता है। मैंने ये नहीं बोल रहा हूँ कि जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि ये चैप्टर का नाम है सप्लाई। तो बेसिकली ये एक गेम है। इस गेम का पहला स्टेज है सप्लाई। अगर जो लोगों ने सप्लाई को क्लियर कर दिया तो वो जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, और नेक्स्ट राउंड का नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। फिर उसमें जो लोगों ने क्लियर कर दिया वो जाते हैं नेक्स्ट राउंड में। ऐसे करते 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 फाइनली पता चलता है कि इसके ऊपर जीएसटी लगेगा और इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये फिलहाल हम सिर्फ सप्लाई है कि नहीं वो बात कर रहे हैं। लास्ट आता है लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब सिंपल है कि अगर मेरे को लीकर वगैरह बेचना हो, अगर मेरे को इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सप्लाई करनी हो, तो ये सारी चीजों के लिए मतलब बहुत सारी चीजों के लिए लाइसेंस लगते हैं। तो वो लाइसेंस की सर्विस देना हो, ये भी एक सप्लाई में इंक्लूड हो जाता है। ये 8 एक्टिविटीज अलोन होने पे काम नहीं होगा, ये विद कंसिडरेशन होना चाहिए और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जब हम लोग स्कूल में थे, हमारे घर की बुक्स भी हम लोग स्क्रैप कर ही देते थे 1 साल के बाद, अगर किसी को नहीं चाहिए होती तो ऐसे सिचुएशन में वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, बिकॉज वो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं था। करेक्ट। सो तीनों पिलर्स का होना जरूरी है। करेक्ट है। ये सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 बोलता है। उसके बाद इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें और भी है, जैसे कि
सबसेक्शन 2, ये सबसेक्शन 2 को मैं थोड़ा बाद में कवर करूंगा। अब यहाँ से एक नई चीजें चालू होती है। वो नई चीजों को समझाने से पहले हम सबसेक्शन 1 के ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और मुद्दे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, मनी एंड सिक्योरिटीज डज नॉट अट्रैक्ट जीएसटी, क्योंकि वो ना ही गुड्स है ना ही वो सर्विस है। लेकिन सप्लाई के अंदर अगर मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं तो कौन कौन से सिचुएशन पे वो बेसिकली उसके ऊपर जीएसटी लग सकता है या वो सप्लाई की जैसा ट्रीट हो सकता है। जैसे फर्स्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या हो रहा है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में मैं सिर्फ बेटिंग कर रहा हूँ, बेटिंग मतलब आई डोंट नीड दैट शेयर्स और दैट कमोडिटी, मैं सिर्फ और सिर्फ उसके प्राइस फ्लक्चुएशन पे, डिफरेंसेस पे या तो लॉस कमा रहा हूँ या तो प्रॉफिट कमा रहा हूँ, तो मतलब मेरा इंटेंशन डिलीवरी लेना है ही नहीं। तो मतलब ये है कि ये एक प्योर डेरिवेटिव नेचर का ट्रांजेक्शन है, और डेरिवेटिव का नेचर का ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये एक सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर मेरा डिलीवरी में इंटेंशन है, मतलब कि मैं वहां पे एक्चुअली शेयर्स का डिलीवरी ले रहा हूँ, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बेसिकली बात हो रही है। उसके बाद आता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलते हैं कि अगर नेट सेटलमेंट ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट, मतलब वही कि अगर मेरे को नेट में सेटलमेंट करना, मतलब टेक्निकली अगेन मैं बेटिंग वगैरह पे ध्यान दे रहा हूँ, तो इट इज नॉट अ सप्लाई। लेकिन अगर डिलीवरी ऑप्शन है, एक्चुअल डिलीवरी हो रहा है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, बाय बिकॉज ये कंसिडरेशन का रोल प्ले कर रहा है फिर। देन आता है सिक्योर डेट। सिक्योर डेट अगर डेरिवेटिव के नेचर का है तो वो सप्लाई नहीं है। फिर आता है ट्रांजेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट। ट्रांजेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट बेसिकली लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, ये भी डेरिवेटिव के नेचर का है, ये भी सप्लाई नहीं है। आपने ये सारे वर्ड्स एएफएम में बहुत अच्छे से रीड किए हैं। देन आता है ट्रेडिंग इन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट, PSLC आर इन द नेचर ऑफ गुड्स एंड नॉट सिक्योरिटीज, इट विल बी ट्रेडेड एज सप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब इसमें क्या समझ में आता है, इसमें ये समझ में आता है कि अगर डिलीवरी ऑप्शन होता है तो वो सप्लाई माना जाता है, अदरवाइज सिर्फ बेटिंग और गैम्बलिंग वगैरह कर रहे हो, आई मीन बेटिंग कर रहे हो, तो फिर वो सप्लाई ऑफ कोर्स नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक बात बताओ, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या सिक्योरिटीज मानना चाहिए क्या? ऐसा नहीं है। मैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कमोडिटी का भी कर सकता हूँ, कोई भी मैं करेंसी का भी कर सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एक फैसिलिटी है जो बैंक वगैरह हमें प्रोवाइड करती है, तो हम उस पर्टिकुलर सप्लाई की बात करें, ना कि मनी और सिक्योरिटीज की। तो आप प्लीज ये दोनों के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ पे मैंने ट्राई किया है सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, सबके एक एक एग्जांपल लिख दूं ताकि आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो कि हाँ चलो सबके मीनिंग अपने को पता है। अब कंसिडरेशन हमने बोला था कि जरूरी नहीं मनी में हो, काइंड में भी हो सकता है। दूसरा, कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि रेसिपिएंट दे, कोई थर्ड पर्सन भी दे सकता है। फिफ्थ, डोनेशन। देखो, अगर मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मेरे को डोनेशन मिला है और वो डोनेशन विदाउट क्विड प्रो क्यो, मतलब कि मेरे को कोई भी मतलब सामने वाले को कोई भी मैं ऑब्लिगेशन नहीं है सामने वाले का कि मैं अगर डोनेशन दूं तो उसको मेरे लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर ये ऑब्लिगेशन नहीं है तो फिर इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, बिकॉज यहाँ पे कंसिडरेशन मिसिंग है, क्योंकि मैं सिर्फ वन हैंडेड पैसे दे रहा हूँ, रिटर्न में मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये प्योर इन द नेचर ऑफ वन वन वे सप्लाई है, इसका मतलब इसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन अगर यही डोनेशन के सामने मैं चाहता हूं कि तू मेरा नाम डिस्प्ले करे, मेरे नाम का एडवर्टीजमेंट करे, मेरे नाम पे बहुत ज्यादा ज्यादा बेसिकली ब्रांडिंग वगैरह करे, तो उस पर्टिकुलर केस में ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएगा, बिकॉज ये कंसिडरेशन माना जाएगा, क्योंकि मैं डोनेशन दे रहा हूँ और बदले में मैं तुमसे एडवर्टीजमेंट की डिमांड कर रहा हूँ, बेसिकली एडवर्टीजमेंट की सर्विस आप सप्लाई कर रहे हो, तो ऑफकोर्स इसलिए क्या हो जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। इसके अंदर एक फेमस क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन बैंक में कि आपने किसी भी हॉस्टल या स्कूल में डोनेशन दिया और उन्होंने अपने आपके रजिस्टर में, सॉरी मतलब उनके रजिस्टर में आपका नाम और आपके कंपनी का नाम लिख दिया, तो बताओ क्या ये सप्लाई है कि नहीं? तो स्टूडेंट क्या कंफ्यूज हो जाता है, स्टूडेंट को लगता है कि अरे कंपनी का नाम लिख दिया मतलब ब्रांडिंग कर रहा है। अरे ऐसा नहीं है, वो एनजीओ और वो ट्रस्ट को थोड़ा तो रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना यार। तो अगर ये बेसिकली एनोनिमस डोनेशन नहीं है और ये एक, मैं बताना चाह रहा हूँ कि कंपनी का नाम उन्होंने पूछा है इसलिए, तो इसका मतलब ये है कि ये सप्लाई नहीं है। यहाँ कोई एडवर्टीजमेंट की डिमांड नहीं हो रही, ये सिर्फ एक नॉर्मल डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि उनको एक नेसेसिटी चीज है, ये उनको डेटा रिकॉर्ड करने के लिए। एनीवे, ठीक है ना? डन। तो मतलब मेन एम है, अगर विद एम ऑफ गिविंग पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट प्रमोशन हुआ ना तो वो सप्लाई है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है,
ये वो एग्जाम्पल शायद मैंने यहाँ पे वो नाम वगैरह का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फिर आता है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट। अभी मेरे को एक बात बताओ कि अगर जैसे कि एग्जीबिशन हो रहा है, ठीक है, उस एग्जीबिशन में क्या हो रहा है कि बहुत लोग अपने अपने आर्ट वगैरह लेके आ रहे हैं, लेट से पेंटिंग वगैरह, स्केचेस वगैरह। तो मैंने भी अपने स्केचेस वगैरह वहां पे लेके चला गया। अब वहां पे किसी को आर्ट पसंद आ गई, तो वो उन्होंने क्या किया कि वो आर्ट वहीं पे खरीद ली। अब अगर ऐसी सिचुएशन में वो आर्ट वहां पे सेल हो जाती है, तो वो प्योर सप्लाई का केस माना जाएगा। लेकिन अगर मैं एग्जीबिशन में सिर्फ आर्ट लेके जा रहा हूँ, मेरी आर्ट दिख रही है, लोग उसको प्रेस कर रहे हैं, और फिर वो आर्ट मैं वापस घर लेके आ रहा हूँ, इट इज नॉट अ सप्लाई एट ऑल, ठीक है, बिकॉज इसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब होता है कि इंश्योरेंस में, लेट से मैंने कोई इंश्योरेंस वगैरह ले रखा था, और इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि देखो तुम्हारा ये चीज है, ठीक है, और इतना इतना क्लेम आएगा, लेकिन डाइसी है थोड़ा सा क्लेम। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर मैं क्लेम के लालच में बोलूँ कि नहीं नहीं मेरे को तो ये सारा क्लेम करना ही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जनरली इंश्योरेंस कंपनी एक ऑफर देती है कि तुम एक काम करो, तुम ना इसके ऊपर क्लेम मत पास करो, और हम तुम्हें नो क्लेम बोनस दे देते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो, नो क्लेम बोनस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंसिडरेशन। ये लाइन याद रखना। मतलब कि नो क्लेम बोनस अगर आपको एग्जाम कोई भी क्वेश्चन में आता है, तो no claim bonus basically cannot be considered as a consideration for any supply provided by the insured to the insurance company, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये उस कैटेगरी में नहीं आता है अग्रिंग टू द ऑब्लिगेशन और रिफरेंट फ्रॉम एनी एक्ट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से सप्लाई की डेफिनेशन फॉल नहीं होता है, ये पूरा का पूरा वन वे ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैल्वेज रैकेज वैल्यू। अभी देखो, अभी क्या होता है कि जब जनरली इंश्योरेंस कंपनी में बिजनेस ऐसे चलता है कि अगर मैंने फायर इंश्योरेंस ले रखा है, और मेरे गुड्स का या मेरे प्रॉपर्टी को आग लग गई और वो फायर में जल गई, अब जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने आती है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को कैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है कि जो भी क्लेम होता है ना, उसमें से जितने भी सैल्वेज वैल्यू है, वो जितना भी स्क्रैप वगैरह निकाल देते हैं। अगर वो स्क्रैप की इनकम मेरे ही मतलब इंश्योरेंस कंपनी के इंश्योरेंस क्लेम से ही लेस होती है, या वो इनकम इंश्योर्ड मतलब उस पर्टिकुलर बिजनेस की होती है, ये दोनों ही सिचुएशन में जीएसटी किस वैल्यू पे लगेगा वो डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल दो सिचुएशन है, सैल्वेज वैल्यू इज डिडक्टेबल, सैल्वेज वैल्यू इज नॉट डिडक्टेबल। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सैल्वेज रैकेज रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिसी होल्डर। मतलब कि अगर मेरे कुछ प्रॉपर्टी जल गई है, और कुछ प्रॉपर्टी को मैं स्क्रैप में बेच के मेरे को थोड़ी सी इनकम हो गई, अगर वो इनकम सिर्फ मेरी है, मेरी मतलब पॉलिसी होल्डर की, तो उस पर्टिकुलर केस में इंश्योरेंस कंपनी उस पर थोड़ी क्लेम देगा। अरे वो तो तूने बेच दी ना, अगर तुम्हें क्लेम चाहिए होता तो रखते, हम लेते ना उसका। इन शॉर्ट अब वो सैलरी वैल्यू क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, और नेट क्लेम के ऊपर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर सैलवेज वैल्यू डिडक्टेबल नहीं है, मतलब कि वो सैलवेज वैल्यू प्रॉपर्टी किसकी हो गई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। ये तुमने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। जो भी सब्जेक्ट ओसीएम या बिजनेस बिजनेस सर्विसेज, जो भी सब्जेक्ट आप बोलते हो अपने स्टेट में, उसमें बहुत क्लियरली लिखा था कि जब भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पास करती है ना, तो जितने भी खराब वाले गुड्स है जो जल गए, वो गुड्स प्रॉपर्टी बच जाती है इंश्योरेंस कंपनी की। मतलब टेक्निकली इंश्योरेंस कंपनी वो खराब गुड्स आपसे खरीद रही है और आपको उसका वैल्यू दे रही है। तो इन दी होल सिनारियो, इन दिस होल सिनारियो, हो क्या रहा है कि वो जो प्रॉपर्टी, जो जले हुए गुड्स है, वो प्रॉपर्टी किसकी बन गई, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की। इसका मतलब उसको जो बेचेंगे नहीं बेचेंगे वो इंश्योरेंस कंपनी का लुकआउट हो गया। इसका मतलब ये है कि स्क्रैप वैल्यू की वजह से आपका क्लेम नीचे मतलब कम नहीं होगा, आपका नेट क्लेम ग्रॉस क्लेम के बराबर मिलेगा, और पूरे टोटल अमाउंट पे जीएसटी भी लग जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि पर्सनल कैपेसिटी पे जो भी मैंने काम किया होगा उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे वो स्क्रैप का एग्जांपल दिया था, घर पे जो अपन भंगार वगैरह स्क्रैप करते हैं। देन आता है लोकल क्लब सप्लाई स्नैक। अगर कोई भी लोकल क्लब है जो अपने मेंबर को स्नैक्स वगैरह सप्लाई करते हैं, तो इसके ऊपर एक नॉर्मल तरीके से जो भी गुड्स की डीलिंग होनी चाहिए, आई मीन गुड्स और सर्विस की और सप्लाई की, उस हिसाब से ये बेसिकली जीएसटी की डील होगी। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं कि ये सप्लाई नहीं है, ठीक है। देन ये जो पॉइंट नंबर 12 है ना, इट इज रिलेटेड टू दैट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 और ये वाला पॉइंट मैं आपको कंबाइन करके एक बार रीड करा लेता हूँ। ये लोग ये बोलते हैं कि अगर कोई मेंबर जॉइंट वेंचर को सर्विस देता है, या जॉइंट वेंचर अपने मेंबर को सर्विस देता है,
या जैसे कि कोई भी ओनर अपने बिजनेस को सर्विस देता है या बिजनेस अपने ओनर को सर्विस देता है, तो ये पूरे सिचुएशन में इसको, ये ट्रांजेक्शन को अलग से ट्रीट नहीं करना है, ये ट्रांजेक्शन को एट पार ट्रीट करना है, जस्ट लाइक कोई दो अलग इंसान के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही अपने अकाउंट्स का कंसेप्ट है कि ओनर एंड बिजनेस बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, फिर आता है कैश कॉल्स। देखो कैश कॉल्स बेसिकली क्या होता है पता है? कैश कॉल्स वो होता है कि जॉइंट वेंचर में जब पैसों की जरूरत होती है तो अपने मेंबर को कैश कॉल्स दिया जाता है, मतलब कि टेक्निकली अपने मेंबर अपने जॉइंट वेंचर में कैश वगैरह लेके आते हैं, जस्ट लाइक अ कैपिटल जो हम ओनर बिजनेस में लेके आते हैं। अब ध्यान से सुनो, अगर वो कैश कॉल कैपिटल के नेचर का है तो फिर वो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो कैश कॉल कैपिटल के नेचर का नहीं है तो वो जीएसटी लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, चार पार्टनर, चार मेंबर है जेवी के, ये एग्जांपल मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि चार मेंबर है जेवी में। ठीक है, और सब लोगों ने 100 रुपए लेके आया, मतलब टोटल 400 रुपए जमा हो गया। और वही 400 रुपए से हमने क्या कर दिया, परचेज ऑफ मशीनरी कर दिया, मतलब मशीनरी परचेज कर दिया। तो इस केस में जीएसटी इज नॉट लेविएबल बिकॉज इट इज इन द नेचर ऑफ कैपिटल अमाउंट। लेकिन सब लोगों ने 100 रुपए लेके आ गए, 400 रुपए जमा भी हो गया। ठीक है, और एट दी एंड जेवी क्या किया, इन लोग ने खुद की मशीनरी को यूज किया, मतलब ये 400 रुपए जमा करके छोड़ दिए, तो ये कैपिटल नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। टेक्निकली यहाँ पे लोन वगैरह का कुछ सर्विस दिख रहा है हमें, करेक्ट। ठीक है, फिर ये एक बार रीड कर लेना, कोई नहीं। और फिर आता है डिम्ड सप्लाई। अब सुनो, मैंने आपको क्या बताया था कि सप्लाई के तीन पिलर्स है। ठीक है, एक भी पिलर नीचे गिर जाता है तो ये सप्लाई नहीं माना जाता। लेकिन आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने कंसिडरेशन को मिडल पिलर बनाया था। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब कभी कभी मिडल पिलर हट जाता है ना, तो भी सप्लाई रह जाता है, आई मीन टू से, क्योंकि कॉर्नर के दो पिलर्स है ना। तो चार ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें कंसिडरेशन का पिलर रिमूव ही हो गया, मतलब व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, चार ऐसे एक्सेप्शन है जिसमें कंसिडरेशन का नहीं होना भी चल जाएगा। ठीक है, और वो चार एक्सेप्शन कौन से है एक एक करके अपन देखते हैं। पहले चारों का नाम अगर मैं बोलूं तो परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट, दूसरा है रिलेटेड और डिस्ट्रिक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन, तीसरा है प्रिंसिपल एंड एजेंट, और चौथा है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले आता है परमानेंट ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। बहुत सिंपल लॉजिक है इसके अंदर कि मैं मेरे बिजनेस में चार एसी परचेस करता हूँ, चार अलग अलग क्लास, एक क्लासरूम में चार एसी। ठीक है, और इवेंचुअली जब पता चलता है कि मैंने क्लासरूम में तो सिर्फ दो ही एसी लगी है, तो बाकी दो एसी कहाँ गए? तो बाकी दो एसी लगी है मेरे भाई के या मेरे किसी फ्रेंड के बेडरूम में। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि मैंने गवर्नमेंट को बोला था कि ये चार एसी तुम मुझे दे दो, मैं इसका आईटीसी ले लूंगा, क्योंकि मैं इन द कोर्स ऑफ फर्दरनेस ऑफ बिजनेस ले रहा हूँ, एंड ये चार एसी मैं मेरे बिजनेस में यूज करूंगा। इसका मतलब ये चार एसी का पर्सनल मजा मैं नहीं ले रहा हूँ, तो पर्सनली मैं सजा भी नहीं लूंगा, जो हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ते थे। ठीक है, तो पूरे सिनेरियो में गवर्नमेंट हम पे क्या करती है, ट्रस्ट करती है, और हमें उसका आईटीसी दे देती है, प्रोवाइडेड वो एसी मैं किस में यूज करूं, मेरे बिजनेस में। बट इवेंचुअली होता क्या है कि वो दो एसी मेरे यहाँ से गायब है। फिर लेट्स अज्यूम मेरे घर, मेरे बिजनेस में, मेरे क्लास में रेड हो गई। अब ऑफिसर आके बोलते हैं, एक सेकंड, तुमने तो चार एसी परचेस किए थे, तो बाकी के दो एसी कहाँ है? तो मैंने मैंने उनको बोलता कि देखो सर, सिंपल बात है, मेरे फ्रेंड का मैरिज वगैरह हुआ था, तो मैंने उसको गिफ्ट दे दी, या मैंने उसको ट्रांसफर कर दिया, या उसको नीड था मैंने उसको दे दिया, या चोरी हो गया। तो इन इन द होल सिनेरियो हो ये रहा है कि वो एसी मैंने क्या किया, परमानेंटली डिस्पोज कर दिया है कहीं और। ठीक है, ऐसे सिचुएशन पे अगर मैंने बात, जो दो एसी मैंने डिस्पोज की थी, वो दो एसी का अगर मैंने आईटीसी ले रखा है, तो वो आईटीसी को मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब उस आईटीसी के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। अदरवाइज अगर आईटीसी रिवर्स नहीं कर रहे हो, आपने आईटीसी ले रखा है, तो ये डिम्ड सप्लाई माना जाएगा। मतलब कि अगर मिस्टर ए ने गुड्स मिस्टर बी को बेचा और मिस्टर बी ने उसका आईटीसी ले लिया है, और फिर मिस्टर बी सी को ट्रांसफर करता है फ्री में, तो ये जो फ्री सप्लाई है ना, इसको डिम्ड सप्लाई माना जाएगा। इवन इफ देर इज नो कंसिडरेशन, फिर भी ये क्या माना जाएगा, डिम्ड सप्लाई। ठीक है, मतलब इसके ऊपर जीएसटी लग सकता है और लग भी जाएगा। ठीक है ना, कंडीशन ये है कि आपका आईटीसी अवेल्ड होना चाहिए उसके ऊपर, और ये ट्रांसफर परमानेंट होना चाहिए। देखो सच्ची बोलो ना, तो एसी खराब भी तो हो सकते था। तो अगर मेरा एसी खराब हुआ और मेरे सर्विस सेंटर वाला बोला कि एक काम करो, एसी आप मेरे को ही भेज दो, मैं इसको मेरे सर्विस सेंटर में ठीक कराऊंगा, तो ठीक है ना, वो तो दो तीन दिन एक हफ्ते के लिए गई होगी एसी। तो परमानेंट ट्रांसफर होना चाहिए सर, टेम्पररी ट्रांसफर नहीं। फिर देयर मस्ट बी अ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट। ये डिम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा अगर मैंने आईटीसी
मेरा ब्लॉक्ड है उसके ऊपर, मतलब उसके ऊपर आईटीसी मिलता ही नहीं है। देखो एक बात बताओ, गवर्नमेंट का रोना ये है कि मैंने वो एसी तूने खरीदा था और तेरे को आईटीसी इसलिए दिया था क्योंकि तू उसको बिजनेस में यूज करने वाला था। लेकिन जब उस पर्टिकुलर एसी पे आईटीसी मिलता ही नहीं है और मैंने आईटीसी लिया भी नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने तो टैक्स अपने जेब से भर ही दिया है ना। आईटीसी लेना मतलब क्या होता है, टैक्स को भर देना और फिर वापस रिफंड लेना। आपने रिफंड नहीं लिया ना, तो ऐसे सिचुएशन में चलता है, तो इट इज नॉट अ डिम सप्लाई। या फिर मैंने आईटीसी बेसिकली बिजनेस एसेट थ्रू एलिजिबल आईटीसी, आईटीसी हैज नॉट बीन अवेल्ड, मतलब वो आईटीसी या तो मैंने लिया ही नहीं है तो आईटीसी उसके ऊपर ब्लॉक्ड है, तो फिर वो डिम सप्लाई नहीं है। सेकंड आता है सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन एंड डिस्टिंक्ट पर्सन। देखो, जब दो इंसान आपस में बात करें या दो बिजनेस, दो पर्सन, बेसिकली दो पर्सन आपस में रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करूं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अगर एक ही पैन के दो जीएसटी नंबर है, तो ये दोनों जो आपस में रिलेटेड रिलेशन बना रहे हैं, ये रिलेशन को बोलते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन। तो इसमें होगा क्या, इसमें ये हो रहा है कि जीएसटी 1 और जीएसटी 2 दोनों के ही माए बाप मतलब पैन नंबर सेम है, तो मतलब वो एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, वो दो बच्चे आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं। लेकिन रिलेटेड पर्सन किसको बोलते हैं, तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन ऑफ कोर्स तुम्हें सबको पता है, इतनी बड़ी है। ठीक है, ऑफिसर और डायरेक्टर ऑफ एक दूसरे के बिजनेस के आपस में रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर। अगर कोई थर्ड पर्सन अपने दोनों को कंट्रोल करते हैं या फिर 25% के ज्यादा स्टेक होल्ड करते हैं, या एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, या तीसरा पर्सन दोनों को कंट्रोल करते हैं, या दोनों तीसरे को कंट्रोल करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ये सब रिलेटेड हो जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, मतलब एक ही फैमिली के सारे मेंबर आपस में क्या है, रिलेटेड। लेकिन यहाँ पे मेंबर ऑफ द सेम फैमिली की डेफिनेशन में वो इनकम टैक्स वाली बड़ी बड़ी डेफिनेशन नहीं आएगी। यहाँ पे बहुत सिंपल है, स्पाउस एंड चिल्ड्रन इज योर, मतलब दे आर योर फैमिली, सिंपल। लेकिन सिंस हम इंडियन है तो थोड़ा सा इंडियन फ्लेवर डाल दिया कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, वो भी आपके रिलेटेड माने जाएंगे इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन यू, तो उस हिसाब से वो भी रिलेटेड पर्सन में आ जाते हैं। और डिस्टिंक्ट पर्सन का मैंने आपको बता दिया, एक ही पर्सन के दो रजिस्ट्रेशन। अब सुनो, तो जितने भी रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होंगे ना, तो वो सब डीम्ड सप्लाई माना जाएगा, फिर चाहे वो सप्लाई वो ट्रांजेक्शन फ्री में हुए हो, ठीक है, वो भी फिर भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। अब कुछ बेसिकली सर्कुलर है वो डिस्कस करना है कि जीएसटी इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर, जैसे ब्रांच ट्रांसफर हो रहा है इंटरस्टेट, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट और एक्सेसरीज का, तो ये पूरे केस में डिम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, और सामने वाला आईटीसी वगैरह भी ले सकता है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई माना जा रहा है, तो अगर सिंस ये एक सप्लाई है तो आईटीसी भी ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए हो रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, अगर मैं कन्वेंस ट्रांसफर करता हूँ इंटरस्टेट, ठीक है, मोड ऑफ कन्वेंस, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, ट्रक्स, ठीक है, तो वो सप्लाई नहीं है। वो सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि वो मेरा कन्वेंस का सप्लाई नहीं है, वो मेरा मोड ऑफ कन्वेंस है। मेरे गुड्स ट्रक में लोड होते हैं, मैं गुड्स ट्रांसफर करता हूँ और मैं ट्रक वापस आ जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे कि ट्रक अगर परमानेंटली मैंने सामने वाले को दे दिया, मतलब टेक्निकली मैंने ट्रक सप्लाई कर दी, तब वो सप्लाई मानी जाती है। लेकिन अगर ट्रक, एयरक्राफ्ट, ये जो भी ट्रेन, ये सब अगर मोड ऑफ कन्वेंस का रोल प्ले कर रहे हैं, देन इट इज नॉट अ सप्लाई। के अंदर रखे गए गुड्स एक सप्लाई है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डन बाय डिस्टिंक्ट पर्सन ऑन सच कन्वेंस, जीएसटी विल बी लेविएबल। मतलब कि मैं मेरे ब्रांच में गुड्स लेके गया ट्रक के थ्रू, और फिर वो ट्रक वापस आने ही वाला था, और वो लेकिन वो ट्रक वहां पे खराब हो गया, तो मेरे दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन ने क्या किया, उस ट्रक को रिपेयर किया। तो ये तो नॉर्मल सप्लाई हो गई, मैं करता तू करता, रिपेयर का सब जीएसटी तो लगता ही। फिर आता है इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ रिग्स, टूल्स एंड स्पेयर्स, ये सेम चीज वापस नीचे भी एक और जगह पे कवर होने वाली है। मतलब ये रिग्स, टूल्स और स्पेयर्स का जो अपने एयरक्राफ्ट के अंदर ऑलरेडी, जैसे कि लेट से एक्स्ट्रा व्हील है अपनी गाड़ी में या फिर स्पेयर पार्ट्स है, तो उसकी जो सप्लाई होती है वो उसके ऊपर वो सप्लाई नहीं मानी जाती। ठीक है, वो सिर्फ हमने अंदर रखी है। लेकिन अगर वही स्पेयर पार्ट्स को मैंने गाड़ी में रखा है आगे बेचने के लिए, तो वो सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, ये ओके डन। फिर आता है स्टॉक ट्रांसफर एंड ब्रांच ट्रांसफर। अगर मैं एज अ एचओ मेरे ब्रांच को गुड्स ट्रांसफर करता हूँ या मेरे ब्रांच मुझे गुड्स ट्रांसफर करते हैं,
तो ये डीम्ड सप्लाई माना जाता है, फिर चाहे मैं वो गुड्स फ्री में सप्लाई करूँ बेसिकली, ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये वाला जो पॉइंट है ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे लगता है, ठीक है, ये सर्विस पे नहीं लगता, ब्रांच ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, ये आता है सप्लायर ऑफ गुड सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ये इंपॉर्टेंट है। ये सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा बोलना चाह रहा था कि स्टॉक ट्रांसफर और ब्रांच ट्रांसफर नहीं, प्रिंसिपल और एजेंट सिर्फ गुड्स पे लगता है, ठीक है, वो अभी हम लोग वापस तो कवर करेंगे। फिर आता है सप्लाई ऑफ गुड सर्विस ऑफ बोथ बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ध्यान से सुनो, रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो वो सप्लाई है। सिंस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है, ऊपर डेफिनेशन में देखा, ठीक है, सॉरी मैंने बोला था कि रिलेटेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शन होता है तो वो सप्लाई है, बिकॉज इवन इफ फ्री में हो। इन द सेम वे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी एक रिलेटेड पर्सन है ना, तो उनके बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन होगा तो वो भी एक डिम्ड सप्लाई बेसिकली माना जाएगा। लेकिन हमारे पास एक शेड्यूल 3 भी है जिसके अंदर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन पे क्लैरिटी दी है। तो वो वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला जो कंसेप्ट है वो अभी हम यहाँ नहीं पढ़, यहाँ पे हम प्योरली पढ़ना सिर्फ ये वाला चाह रहे कि अगर गिफ्ट देता है कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को, तो देखो, अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट का प्राइस इज अप टू 50,000, तो समझ में आता है, समझ में आता है मतलब 50,000 तक का गिफ्ट देता है, देन इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई। लेकिन अगर गिफ्ट 50,000 से ज्यादा है, मोर देन 50,000 है, देन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। वाई? बिकॉज इन दैट केस 50,000 से ऊपर का गिफ्ट है, मतलब आई डोंट थिंक सो ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय है, ठीक है, ऐसा ये इनका कहना है। तो अकॉर्डिंगली ये वाला लिमिट याद रखना। फिर आता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये प्योरली गुड्स पे ही एप्लीकेबल है। प्रिंसिपल एंड एजेंट में आपको सबसे पहले इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको हर बार क्लास में ये दो एग्जांपल दिए हैं कि लेट्स अज्यूम जेठालाल अवेलेबल नहीं था दुकान में और बबीता जी के घर पे फ्रिज का डिलीवरी करना था, ठीक है। अब जेठालाल ने अपने एम्प्लॉय को बोला, ठीक है, अपने एम्प्लॉय मतलब कि टेक्निकली बाघा को बोला कि जाके फ्रिज का डिलीवरी करके आ बबीता जी के घर। सिनेरियो नंबर 1। अब मैं सेकंड सिनेरियो ये बहुत बता रहा था क्लास में कि अगर लेट्स अज्यूम कि जेठालाल को अपना धंधा स्टैब्लिश करना है गुजरात में, लेकिन वो गुजरात आना जाना कर नहीं सकता, इसलिए उसने क्या कर दिया, वहां पे एक बंदा है सुंदर, उससे कांटेक्ट किया और जेठालाल ने सुंदर को ये बोला कि सुन, मेरे तू है ना एक काम कर, मेरे गुड्स अहमदाबाद मार्केट में बेच, लेकिन मेरा नाम लेके मत बेचना, क्योंकि मेरा नाम लेगा तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई जानता ही नहीं है वहां पे। तो तू एक काम कर, तू वहां पे ना खुद के नाम से बेच, क्योंकि तेरा बहुत पहचान है वहां पे, पैसे भी तू ही कलेक्ट करना, इनवॉइस भी तेरा ही बना के देना, मतलब लोगों को लगना ही नहीं चाहिए गुड्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, लोगों को लगना चाहिए गुड्स सिर्फ और सिर्फ सुंदर का है, ताकि लोगों को तेरे पे ट्रस्ट हो और लोग तेरे पे पैसे देने को रेडी हो जाए। फिर क्या करना, वो पैसे में तू तेरा कमीशन काटना और वो मुझे पैसे वापस दे देना। इस पूरे सिनेरियो में एजेंट का डेफिनेशन कहाँ पे कौन सही है? तो बागा इज नॉट नॉट एन एजेंट, बागा एक प्योर एम्प्लॉई है। बागा क्या कर रहा है, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, दैट्स इट। लेकिन सुंदर यहाँ पे प्योर एजेंट है, ठीक है। मतलब कि कोई भी इंसान अपने गुड्स, मेरे गुड्स खुद बेचे अपने नाम पे, तो फिर वो एक एजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का गुड्स गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे ही बेचे तो वो एक एजेंट का डेफिनेशन फॉल नहीं करता, क्योंकि बबीता जी के नजरों में वो बिल जो आया वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का है, लेकिन अहमदाबाद में जो गुड्स बेचा उस वहां पे जो बिल आया वो सुंदर के नाम का है। तो सुंदर इज माई एजेंट, बागा इज नॉट माई एजेंट, ये याद रखना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सुंदर को कोई भी गुड्स प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्यों? क्योंकि हिसाब तो बाद में होगा ना, फिर ये बंदा कस्टमर को बेचेगा, फिर कस्टमर इसको पैसा देगा, ये अपना कमीशन काट के वापस इसको रिटर्न देगा, तो ये अलग बात है। मुद्दा ये है कि जब ये गुड्स इसको बेचता है इनिशियली फ्री में, तो वो एक डिम्ड सप्लाई के तौर पे माना जाएगा, बिकॉज ये शेड्यूल 1 में फॉलो होता है। मैंने जो इतना सारा यहाँ पे बताया, ये पूरा का पूरा वही लिखा है कि कौन से केसेस में वो एजेंट है और कौन से केसेस में वो एजेंट नहीं है। इवन इफ डेल क्रेडर एजेंट वगैरह वर्ड आ गया तो भी कंसेप्ट तो सेम ही है कि क्या वो एजेंट मेरे नाम पे गुड्स बेच रहा है या खुद के नाम, बस ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फिर आता है लास्ट में इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा, लिख के ले लो, फिर चाहे वो एमसीक्यू हो या बड़े क्वेश्चन हो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का सिंपल कंसेप्ट ये है कि अब
टेक्निकली अगर मैं विदाउट कंसिडरेशन देता हूं तो हम अभी भी किसकी बात कर रहे हैं, शेड्यूल वन, क्योंकि शेड्यूल वन किसका एक्सेप्शन था, विदाउट कंसिडरेशन, है ना। मतलब कंसिडरेशन ना भी हो तो 8 एक्टिविटीज, कंसिडरेशन ना हो तो 8 एक्टिविटीज होना चाहिए, और एटलीस्ट क्या होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ फर्दर सर्विस। तो इन दिस सिचुएशन, इफ देर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि लेट्स अज्यूम मेरा कंप्यूटर खराब हो गया था, मैंने यूएस से किसी इंजीनियर का सर्विस यहाँ पे अवेल किया, इम्पोर्ट किया। उसने क्या किया कि मेरा टीम व्यूअर से मेरा स्क्रीन वहां पे ले लिया, उसने वहीं पे ठीक कर लिया और उसका फीस चार्ज कर लिया। ये होता है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। अब ध्यान से सुनो, तो अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो मेरे एक पिलर नहीं है, एक पिलर हट गया, तो एटलीस्ट वी नीड 2 पिलर्स, 8 एक्टिविटीज एंड इन द कोर्स। तो 8 एक्टिविटीज तो है ही इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, तो इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस होना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल कंडीशन ये है कि प्लस रिलेटेड पर्सन है वो, इन दिस सिचुएशन इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। अगर इम्पोर्ट ऑफ सर्विस विदाउट कंसिडरेशन है लेकिन इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस है, प्लस रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई। और इन एनी अदर केस, मतलब विदाउट कंसिडरेशन और बिजनेस पर्पस भी नहीं है, तो फिर इट इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है, इसके एग्जांपल काफी अपने लेक्चर में लिखे हुए भी थे, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के, ब्रेकली वाला। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और विद कंसिडरेशन। अब देखो, अब जब विद कंसिडरेशन है, इसका मतलब मेरे पास कंसिडरेशन का पिलर आ गया, और अगर कंसिडरेशन का पिलर आ गया तो ये तो सप्लाई है ही। जब ये सप्लाई है ही तो मैं इसको अलग से क्यों पढ़ रहा हूँ, इसको मैं अलग से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पे अगर एक पिलर है 8 एक्टिविटीज का, एक पिलर है कंसिडरेशन का, और एक पिलर है इन द कोर्स ऑफ फर्दर बिजनेस का। तो कंसिडरेशन का अगर 4 एक्सेप्शन है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक एक्सेप्शन, और वो एक एक्सेप्शन ये है। तो मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं मैं बताता हूं। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विस है विद कंसिडरेशन है और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, फिर तो डाउट ही नहीं है, तीनों पिलर हो गए, फिर तो सप्लाई है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस है मतलब पिलर नंबर 1, विद कंसिडरेशन है पिलर नंबर 2, नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है मतलब पिलर नंबर 3 नहीं है, फिर भी सप्लाई है, इसीलिए वो एक एक्सेप्शन है। तो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस अगर विद कंसिडरेशन है तो वो सप्लाई है ऑलवेज एंड ऑलवेज, लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो मतलब मुझे एटलीस्ट वी नीड 2 पिलर्स। तो 8 एक्टिविटीज में तो है ही, तीसरा है इन द कोर्स ऑफ फर्दर ऑफ बिजनेस दे दो, प्लस एक याद रखना इसमें एडिशनल चीज, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन का भी कंडीशन है, तो वो दोनों है तो ही सप्लाई, अदरवाइज ये सप्लाई नहीं है। ये चार्ट एकदम रट्टा मान लो, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, इस तरह से अपना शेड्यूल 1 खत्म होता है, वी आर इन सेक्शन 7 ओनली। अब शेड्यूल 2 बहुत ज्यादा ही मामूली सेक्शन है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये बोलता है कि इधर गुड्स और इधर सर्विस, मतलब कि कुछ डेटा है, कुछ उसमें से सप्लाई ऑफ गुड्स है और कुछ सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये सेक्शन, ये शेड्यूल क्यों बनाया, ये हमने डिटेल में डिस्कशन किया था क्लासेस में, कि भाई पुराने सर्विस टैक्स और वैट रिजिम में क्या होता था और अभी जीएसटी में वो दिक्कत ना आए, इसीलिए ये शेड्यूल 2 बनाया है। तो मैं चाहता हूँ आप एक बार ये रीड कर लेना, इसके अंदर एज सच कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज जो आपको नहीं समझ में आएगा ऐसा नहीं है। हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर याद रखना हो तो ये याद रखना कि वर्क्स कॉन्टैक्ट सर्विस एक सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस भी एक सर्विस है। फिर ये वाली चीज याद रखना कि अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ये भी एक सर्विस है। ठीक है, बाकी बहुत मामूली पॉइंट है कि भाई अगर गुड्स का टाइटल मैंने ट्रांसफर किया तो वो गुड्स हो जाता है, क्योंकि मैंने टेक्निकली टाइटल आपको दे दिया, लेकिन अगर गुड्स यूज करने के लिए दिया तो वो एक सर्विस हो जाता है, ऐसा कुछ। अब इंपॉर्टेंट है ये शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 बोलता है नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी मैं बोलने जा रहा हूँ जिसके अंदर वो ना ही गुड्स है और ना ही सर्विस है, मतलब कि उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता ऑफ कोर्स, क्योंकि वो गुड्स नहीं, जीएसटी, जी नहीं एस नहीं, तो टी किस बात का है ना, तो इसीलिए उसके ऊपर गुड्स जीएसटी नहीं लग सकता। इसका छोटा सा कोड वर्ड ये है कि फेम सीएसओ, ठीक है, फेम, फिर काउंटर स्ट्राइक ऑफिसर बोल दो, कंपनी सेक्रेटरी ऑफिसर बोल दो, आपको जो बोलना है बोल सकते हो। फेम में सबसे पहले आता है एफ। एफ मतलब कि एनी फ्यूनरल बरियल और कैरेमोटेरियम वाली सर्विसेज, ये मतलब बेसिकली क्रियाक्रम वाली सर्विसेज,
ये सारी सर्विसेज के ऊपर बेसिकली जीएसटी नहीं लग सकता, बिकॉज ना ही ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये एफ हो गया। फिर आता है ए फॉर एक्शनेबल क्लेम। अब देखो, एक्शनेबल क्लेम मेरे गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड था, मतलब वो गुड्स तो है, लेकिन शेड्यूल 3 में बोलता है कि एक्शनेबल क्लेम इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। तो ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो गुड्स के डेफिनेशन में ऐड क्यों किया? देखो, गुड्स है लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माना जाएगा, और उसमें भी एक छोटे से एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन कितने हैं? पहले 3 थे और फिर 3 और ऐड हो गए, तो टोटल 6 एक्सेप्शन हो गए। मतलब एक्शनेबल क्लेम का सप्लाई सप्लाई नहीं माना जाएगा। सिर्फ 6 केसेस में सप्लाई माना जाएगा: लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और मोबाइल गेमिंग, ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग, ये 6 एक्शनेबल क्लेम को सप्लाई ऑफ गुड्स मानना, और उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा। ठीक है ना? मतलब उसके अलावा दूसरे एक्शनेबल क्लेम के एग्जांपल क्या है? मैंने यहाँ पे ऐसी नॉलेज वाइज लिखा है कि भाई अदर एक्शनेबल क्लेम कौन सा होता है, जैसे राइट टू रिकवर, इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, बैंक गारंटी, एफडी रिसिट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है? ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग का डेफिनेशन एक बार यहाँ पे रीड कर लेना, कोई इतने खास इंपॉर्टेंट है नहीं। डन। तो ये होता है एक्शनेबल क्लेम का नॉलेज, एफ ए। फिर आता है एम। एम मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कहा गया? यहीं पे कहीं पे था। ठीक है? वो वाली सर्विसेज, मतलब उन लोग के मेंबर्स की बेसिकली ये रहा। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज और लोकल अथॉरिटीज, ये सारे मेंबर्स जो अपने ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, तो उसमें जो सर्विस दे रहे हो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हुए, वो सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आता, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। ठीक है? एफ ए एम हो गया। अब आता है ई। ई सबसे बड़ा है। ई बोलता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। देखो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को गिफ्ट देता है अप टू 50,000 तो वो सप्लाई नहीं है। मोर देन 50,000 देता है तो वो सप्लाई है। और यहाँ पे मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय आपस में एक दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ इसको। एम्प्लॉयर मुझे सैलरी देता है और मैं उसके बदले में सर्विस देता हूँ, मेरे नॉलेज मैं अपना उसके लिए काम करता हूँ। इस पूरे सिनारियो में ये एक प्योर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है। वी आर अ रिलेटेड पर्सन, लेकिन बिकॉज ऑफ शेड्यूल 3 यहाँ पे ना ही ये सप्लाई गुड्स है, ना ही सप्लाई सर्विस है, मतलब जीएसटी नहीं लग सकता। अब देखो, अब कंफ्यूजन ये होता है कि क्या नट्टू काका उसका एम्प्लॉय है जेठालाल के, क्या बागा उसका एम्प्लॉय है, मतलब क्या मैं मेरे कंपनी के लिए एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आऊंगा या नहीं आऊंगा? तो ये कंफ्यूजन बहुत है। तो बोलता है कि देख, टेक्निकली देखा जाए ना तो बहुत ज्यादा ही इसके अंदर परमुटेशन कॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता हूँ तो मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ। मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ तो मैं उसका एम्प्लॉय नहीं हूँ। लेकिन मैं अगर उसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ तो शायद मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, क्योंकि मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? इन द सेम वे, अगर मेरे को प्री मेच्योर टर्मिनेशन कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, ठीक है, तो ये एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में सैलरी का ही एक दूसरे नाम के थ्रू काउंट करो, ऐसा बोलते हैं। जैसे वेजेस मिलता है, तो वेजेस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को ही बिल्ड कर रहा है, मतलब वो उसी को जस्टिफाई कर रहा है, इसीलिए तेरे को वेजेस मिल रहा है। या फिर मेरे को कोई भी कैजुअल वर्कर है या सिक्योरिटी गार्ड है जो अपनी सर्विस दे रहा है एजेंसी को, वो भी एक एम्प्लॉय है। तो बोलता है कि देख, आई नो देर इज अ कंफ्यूजन बिटवीन कि हु इज एम्प्लॉय और हु इज नॉट एम्प्लॉय। करेक्ट? तो बोलता है कि देख, एक काम करते हैं, हम ना ये सारा धंधा, ये सारा कंफ्यूजन अपने ही भाई पे शिफ्ट कर देते हैं। अपने भाई है मतलब इनकम टैक्स है। तो बोलता है देखो, अगर कहीं पे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो सिंपल क्राइटेरिया, अगर सामने वाले का टीडीएस इनकम टैक्स में 192 में कटता है, मतलब वो हमारा एम्प्लॉय है। और अगर वो हमारा एम्प्लॉय है तो इसका मतलब वो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन अगर उसका टीडीएस 194 जे या 194 सी में कटता है, 194 जे इज फॉर प्रोफेशनल, 194 सी इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसे सिचुएशन पे वो हमारा एम्प्लॉय नहीं है और उसके उसकी सर्विसेज पे जीएसटी लग सकता है, मतलब वो सप्लाई है। सिंपल। ये होता है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। इसके बाद इसके अंदर और थोड़े से क्लैरिफिकेशन ये थे कि अगर कोई भी सिक्योरिटी वगैरह शेयर्स फॉरेन होल्ड, मतलब फॉरेन होल्डिंग कंपनी के सिक्योरिटी शेयर्स ट्रांसफर करते हैं एम्प्लॉयज ऑफ डोमेस्टिक सब्सिडियरी कंपनी, मतलब एक कंपनी है फॉरेन की जो कि होल्डिंग कंपनी है, एक कंपनी है फॉरेन की
जो कि क्या है, होल्डिंग कंपनी। और सब्सिडियरी कंपनी बेसिकली इंडिया की है, मतलब डोमेस्टिक की है, ठीक है। फॉरेन होल्डिंग कंपनी ऑफ फॉरेन शेयर्स ट्रांसफर करती है सब्सिडियरी कंपनी के एम्प्लॉय को, किसके थ्रू, ईसॉप वगैरह के थ्रू, ईसॉप, ईएसपीपी और आरएसयू के थ्रू। इसका फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज प्लान, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान और रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। अगर इसके थ्रू सप्लाई होती है स्टॉक की, तो इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इट इज अ प्योरली केस ऑफ सिक्योरिटीज। तो मतलब ना ही वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। लेकिन अगर रिम्बर्समेंट फॉर ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज ऑन कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, मतलब कि कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे रिम्बर्समेंट हो रहा है फॉर सच ट्रांसफर, पैसे का रिम्बर्समेंट, तो इस केस में भी ये जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगा, सिंस ये एक इम्पोर्ट ऑफ सर्विस भी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन मतलब अभी ये पहले दो पॉइंट में क्या हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप को ही मेंटेन किया जा रहा है और सिक्योरिटीज का डीलिंग हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये दोनों ही केस में ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन इफ द फॉरेन होल्डिंग कंपनी चार्जेस एनी एडिशनल फी, मार्कअप और कमीशन फ्रॉम द डोमेस्टिक सब्सिडियरी कंपनी, मतलब मैं यहाँ पे प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल के बीच में धंधा कर रहा हूँ, मैं तुम में कोई चीज बेच रहा हूँ और तुमसे चार्जेस भी ले रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन पे जीएसटी इज लेवेबल अंडर आरसीएम पेएबल बाय द डोमेस्टिक होल्डिंग कंपनी ऑन सच इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द फॉरेन होल्डिंग कंपनी। ये द सेम शैल बी कंसिडर्ड इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन। ये सेम पॉइंट हम लोग आरसीएम में फिर से पढ़ने वाले हैं, मतलब मेरे नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में, चार्ज ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो यहाँ पे फेम खत्म होता है, FAME। फिर आता है सी। सी ना बेसिकली तीन है। पहला सी है सर्विस ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल। सर्विस ऑफ एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इनकी जो सर्विसेज तुम्हारे लिए जो जजमेंट देते हैं, तुम्हारे लिए जो केस लड़ते हैं, तारीख पे तारीख देते हैं, ये सारी सर्विसेज के ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, ठीक है, क्योंकि ये ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है। यहाँ पे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि चार्ज ऑफ जीएसटी में आरसीएम आता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सिंपल, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज नॉट अ कोर्ट। वो कोर्ट के जैसा डिसीजन मेकिंग होता है, कोर्ट का जैसा प्रोसेस होता है, बट इट इज नॉट अ कोर्ट। तो उसके ऊपर आरसीएम लगता है, बट ये एक सप्लाई ही नहीं है। फिर एक और सी आता है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ऐसे बंदे, ऐसे पर्सन जो अपने प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई अपनी सर्विसेज अपने कैपेसिटी के थ्रू अपने अपने कैपेसिटी पे सर्विस दे रहे हैं, जो कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वाले बंदे, जैसे कि प्रेसिडेंट, पीएम, सीएम, चीफ जस्टिस, स्पीकर, चीफ जस्टिस, स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अटॉर्नी जनरल। ये लोग अपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, बिकॉज वो नई गुड्स है नई सर्विस है। फिर तीसरा सी है एनी चेयरपर्सन, सॉरी पर्सन एज अ चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर इन अ बॉडी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। मतलब कि कोई भी इंसान अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है एज अ चेयरपर्सन या मेंबर या डायरेक्टर इन अ बॉडी स्टैब्लिश बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी, तो उस पर्टिकुलर केस में इन लोगों की ड्यूटी जो परफॉर्म हो रही है वो नई गुड्स है नई सर्विस है, ठीक है। और लास्ट में आता है फेम सीएस में, लास्ट आता है सेल ऑफ लैंड। तो बहुत सिंपल है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जब भी हम घर वगैरह खरीदते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह परचेस करते हैं, तब तो जीएसटी लग जाता है। ऐसा नहीं है, तब कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जीएसटी लगता है। मतलब जैसे सीसी या ओसी आ जाता है ना, सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो जैसे ही किसी कंपनी बिल्डिंग का ओसी या सीसी आ जाता है ना, उसके बाद अगर डीलिंग होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ लैंड तो नहीं है, सेल ऑफ बिल्डिंग वगैरह, तो ऐसी सिचुएशन पे जीएसटी नहीं लग सकता, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ सेल ऑफ लैंड एज पर शेड्यूल 3। लेकिन किसी का ओसीसी और ओसी नहीं आता है और उसके पहले ही सेल ऑफ लैंड या सेल ऑफ बिल्डिंग हो जाता है, तो ये लोग बोलते हैं कि वो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग पे तो जीएसटी अभी भी नहीं लग रहा है, हम जीएसटी लगा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सर्विस पे। अब देखो, कंस्ट्रक्शन सर्विस मतलब कुछ तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है फॉर यू। अब जब सीसी हो आ जाता है, मतलब इट इज ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड, है ना, एंड दैट इज उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता। लेकिन बिफोर कंस्ट्रक्शन, बिफोर सीसीओसी, अगर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह लेन देन हो रहा है, तो कंस्ट्रक्शन सर्विस पे जीएसटी लग सकता है। तो मतलब सेल ऑफ लैंड और सेल ऑफ बिल्डिंग पे तो जीएसटी कभी नहीं लग सकता, बिकॉज वो क्या है, ना ही सप्लाई गुड्स ना ही सप्लाई सर्विस, ठीक है।
उसके बाद लास्ट में आता है CSO था ना, ओ मतलब मैंने ये तीनों को ओ बना दिया क्योंकि ओ मतलब आउटसाइड इंडिया समझ लो। मर्चेंट ट्रेडिंग, इनबाउंड सेल्स और हाई सी सेल्स। अब ध्यान से सुनना, इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि एक नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से अपने सॉरी सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम अ प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस ऑफ नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। मतलब कि गुड्स मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंट्री से परचेस करके दूसरे कंट्री में बेच रहा हूँ, मैं इंडिया में बैठा रहूंगा वो अलग बात है, लेकिन वो गुड्स इंडिया में आ ही नहीं रहे, तो ये होता है मर्चेंट ट्रेडिंग। तो इस केस में आपको जीएसटी नहीं लग सकता है क्योंकि नई गुड्स है नई सर्विस। इनबाउंड सेल क्या होता है, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। जब हम कस्टम्स का वीडियो रिवीजन देखेंगे तब उसमें आपको मैं बताऊंगा कि जब वेयर हाउस्ड गुड्स का सप्लाई होती है, ठीक है, और मैंने बाहर से ही बैठ के सप्लाई कर दी वेयर हाउस गुड्स को टाइटल ट्रांसफर करके, वो गुड्स अभी तक क्लियर हुआ भी नहीं होम कंजम्पशन के लिए, तो वो इनबाउंड सेल हो गया, इसके ऊपर भी जीएसटी अभी फिलहाल नहीं लग सकता। फिर आता है हाई सी सेल्स। हाई सी सेल्स मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन बाय एंडोर्समेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ द गुड्स आफ्टर गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द पार्ट ऑफ द ओरिजिन लोकेटेड आउटसाइड इंडिया बट बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजम्पशन। सिंपल केस है कि अगर होम कंजम्पशन के बिना ही मैंने उसको सप्लाई कर दिया है तो ऑफ कोर्स ये हाई सी सेल्स हो गया, बेसिकली एक्सपोर्ट टाइप का। तो इस केस में भी आपको ये नई गुड्स है, नई सर्विस है, ठीक है। यहाँ तक तो आपने सब लोग ने रीड किया है, ये कुछ लेटेस्ट चीज है, ये हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं। ये बोलता है, ये कंसेप्ट को मैं आपको समझाता हूँ एकदम क्विकली, कि अगर एक इंसान इंश्योरेंस करवाता है अपने गुड्स का इंश्योरेंस कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी 1 और इंश्योरेंस कंपनी 2 से, ठीक है, मतलब को इंश्योरेंस हो गया, ये दोनों आपस में क्या हो गए, को इंश्योरेंस, और ये दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट है कि भाई इतने पॉइंट के लिए तू इंश्योरेंस लेगा, लेट से 40% की प्रॉपर्टी तू इंश्योर करेगा और 60% की प्रॉपर्टी मैं इंश्योर करूंगा, इसको बोलते हैं को इंश्योरेंस, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पे ये दोनों के बीच का जो ट्रांजेक्शन है, ये ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड ये जो इसके और इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन हो रहा है किसी भी एक के साथ, इंश्योरेंस प्रीमियम का लेना और देना, उसके ऊपर कोई एक इंश्योरेंस कंपनी 100% जीएसटी पे कर देती है, तब जाके इन दोनों के बीच की सप्लाई को सप्लाई नहीं मानेंगे। समझ में आ रहा है? अगर अगर इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 40% जीएसटी पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये 60, तो ऑफ कोर्स ये दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन सेपरेटली देखा जाएगा। लेकिन को इंश्योरेंस कंपनी में, दो इंश्योरेंस कंपनी में से किसी एक इंश्योरेंस कंपनी में 100% जीएसटी पे कर दिया प्रीमियम पे, तो इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों के बीच की सप्लाई को नाई गुड्स नाई सर्विस माना जाएगा। इन अ सेम वे, इन अ सेम वे दूसरा पॉइंट है री इंश्योरेंस का। मतलब एक पर्सन है, इसने इस इंश्योरेंस कंपनी से बेसिकली इंश्योरेंस ले रखा था, ये इसको इंश्योरेंस प्रीमियम देता था और ये इसको इंश्योरेंस गुड्स इंश्योर करने की सर्विस देता था। सिंस सिंस ये 100% इंश्योरेंस नहीं ले सकता था, तो इसने क्या कर दिया, इसको री इंश्योरेंस कर दिया। ऐसी पूरी सिचुएशन में भी अगर री इंश्योरेंस कंपनी जो प्रीमियम वगैरह पे कर रही है, ठीक है, अगर उन्होंने पूरा 100% जीएसटी पे कर चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में ये दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन को ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाए। ये पूरे सिनेरियो में हमने चार्ट वगैरह बना के पूरे क्लास में सीखा था अच्छे से डिटेल में, ठीक है। फिलहाल आपका यहाँ पे काम ये है कि एक बार इसको रीड कर देना और आपको ये पता चलना चाहिए दोनों ही कंसेप्ट में कि किसी एक इंश्योरेंस कंपनी ने 100% जीएसटी डिस्चार्ज कर चुका है गवर्नमेंट को, इसीलिए ये दोनों के बीच के ट्रांजेक्शन में सप्लाई नहीं माना जा रहा, ठीक है। फिर इसमें अंदर कुछ छोटे छोटे और क्लैरिटी है। वो क्लैरिटी क्या है कि भाई अगर ग्राम पंचायत की कोई भी सर्विसेज हो और या फिर म्यूनसिपालिटीज की कोई भी सर्विसेज हो, अपनी ड्यूटीज जो परफॉर्म कर रहे हैं वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बाय नोटिफिकेशन क्लियर किया गया है। एंड दूसरी चीज, ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी बाय नोटिफिकेशन क्लियर किया गया है, ये ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। और क्लैरिफिकेशन से क्या क्लियर किया है कि वो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ मोड ऑफ कन्वेंस अगर है तो वो ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं सब चार्जिंग में लगा देता हूँ। ठीक है,
तो मोड ऑफ कन्वेंस अगर सिर्फ सप्लाई कर रहे हो तो वो ना ही गुड्स है ना ही सर्विस है, क्लैरिफिकेशन के थ्रू है। और वो रिग्स टूल्स और स्पेस जो अपने ऊपर पड़ा था, वो दोनों का एक्सेप्शन यही है कि अगर मेरा फर्दर सेम सप्लाई है तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई है। मतलब कि अगर मैंने ट्रक भेजा ही है ट्रक को बेचने के लिए तो वो सप्लाई है ना यार। वैसे ही मैंने रिग्स टूल स्पेस गाड़ी में रखा ही है वो आगे जाके सप्लाई करने के लिए, तो ऑफ कोर्स वो सप्लाई माना जाएगा। फिर आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 8 कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई। इसी तरह से अपना सेक्शन 7 वैसे खत्म हो गया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। सेक्शन 8 बेसिकली दो बातें करता है, कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई। मैं बहुत क्विकली आपको ये चीज कवर कराऊंगा कि दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में टू या मोर देन टू सप्लाईज इन्वॉल्व है, दोनों में ही सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। लेकिन डिफरेंस ये है कि कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड है, उसको जबरदस्ती बंडल करने की जरूरत नहीं है ना। मतलब अगर मैं केक परचेस करता हूं तो केक के साथ नाइफ और केक के साथ क्या बोलते हैं कैंडल्स वगैरह आता ही है, हर केक शॉप ये करता है। तो केक का सप्लाई बीइंग द प्रिंसिपल सप्लाई, यही अगर मैंने यहाँ पे मिक्स्ड सप्लाई की बात करूं तो मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल्ड नहीं होता। मिक्स सप्लाई होता है जबरदस्ती बंडल करना। जैसे कि मैं एक डीमार्ट वाले क्या कर रहे हैं कि एक थम्स अप 2 लीटर का थम्स अप रख दिया, बाजू में एक टी शर्ट रख लिया, उसके बाजू में एक चाइनीज बेल रख लिया, उसके बाजू में एक वड़ा पाव रख लिया, उसके बाजू में एक लेट्स से कंप्यूटर रख लिया, और वो साथ में बेच रहे हैं एक सिंगल प्राइस पे। तो ऑफकोर्स ये नेचुरली बंडल नहीं है, ये जबरदस्ती बंडल किया है। कोई थम्स अप के साथ कंप्यूटर नहीं बेच रहा, कोई चाइनीज बेल के साथ टी शर्ट नहीं बेच रहा। तुम समझ रहे हो ना, इसको बोलते हैं ये नेचुरली बंडल्ड करना। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर कंपोजिट सप्लाई है मतलब नेचुरली बंडल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन पे प्रिंसिपल सप्लाई जो होगी वो रेट पूरे सप्लाई पे लग जाएगी, जीएसटी रेट। लेकिन अगर मिक्स्ड सप्लाई होगी तो हाईएस्ट रेट जो होगी अमंग ऑल दी सप्लाईज, वो रेट पूरे सप्लाई पे लग जाएगी। पूरे सप्लाई पे रेट इसीलिए लगेगी क्योंकि सेलर ने सिंगल प्राइस चार्ज किया, सिंपल। ये होता है कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब इसके अंदर डिस्कस करना हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि नेचुरली बंडल का मतलब क्या। तो नेचुरली बंडल का कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर सॉरी मेजॉरिटी सेलर ऐसे ही बेच रहे हैं, मेजॉरिटी कंज्यूमर ऐसे ही कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों के एक्सपेक्टेशन ही ऐसा है, अगर मैं एसी खरीदूंगा तो मुझे वारंटी मिलना ही चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है मेरा। तो ऑफकोर्स ये एक कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जेन्युइनली डिफिकल्ट हो जाता है कि समझ में आना कि इसमें से प्रिंसिपल क्या है। जैसे रेस्टोरेंट सर्विस, अगर मैं ताज होटल में 2 दिन के लिए जाता हूँ घूमने के लिए और ताज होटल में रहता हूँ, और वहां पे मैं ऐसा कुछ प्लान लेता हूँ जिसमें मेरा लंच ब्रेकफास्ट, जैसे अमेरिकन प्लान, यूरोपियन प्लान, ऐसा नाम होते हैं उसके, तो मैं उसमें लंच ब्रेकफास्ट और डिनर तीनों इंक्लूड करके ले लेता हूँ। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे गुड्स फूड वगैरह सप्लाई हो रहा है या अकोमोडेशन की सर्विस। तो अब ऐसे सिचुएशन में इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि प्रिंसिपल सप्लाई है क्या। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, मैं वहां पे रहने के लिए खाना खा रहा हूँ, खाने के लिए नहीं रहता हूँ। मतलब वहां पे रहना है इसलिए खाना भी पड़ रहा है, वहां का खाना अच्छा इसलिए रह रहा हूँ ऐसा नहीं है। मतलब रहना इज द इम्पोर्टेंट, मतलब अकोमोडेशन सर्विस इज योर प्रिंसिपल सप्लाई। ये एक तरीके हैं अलग अलग सप्लाई को आइडेंटिफाई करने के। इसके अंदर कुछ क्लैरिफिकेशन ये है कि अगर मैं कंटेंट वगैरह प्रोवाइड करता हूँ, मतलब मैं कंटेंट दूंगा और आप मेरे को उसको प्रिंट करके दो, तो टेक्निकली यू आर प्रोवाइडिंग ओनली प्रिंटिंग सर्विस, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रिंटेड एनवलप है, लेटर कार्ड से, प्रिंटेड बॉक्स है और टिश्यूज नैपकिन वगैरह है, जो जो ऑलरेडी प्रिंटेड है, तो ये एक सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। इन द सेम वे अगर रीट्रेडेड टायर सप्लाई करते हैं, रीट्रेडिंग मतलब रिपेयर, ठीक है। तो अगर मैं रीट्रेडेड टायर सप्लाई करता तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है। लेकिन मैं मेरे टायर को रिपेयर करवा रहा हूँ, रीट्रेडिंग करवा रहा हूँ, तो वो एक सर्विस है। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट ये है बेसिकली कि सप्लाई ऑफ फूड एंड बेवरेजेस एट सिनेमा हॉल टैक्सेबल एज रेस्टोरेंट सर्विस। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल चीज है। अगर कोई भी रेस्टोरेंट में जाओ, पीवीआर आइनॉक्स किसी में भी जाओ, सॉरी कोई भी सिनेमा हॉल में जाओ, पीवीआर आइनॉक्स किसी में भी, वहां पे फूड वगैरह बिकते हैं। वो फील्ड अलग अलग टाइप से बिकते हैं, कोई स्टॉल लगाता है, कोई कियोस्क लगाता है, कोई काउंटर्स लगाता है, कोई रेस्टोरेंट खोल देता है सीधा अंदर। स्टॉल समझ में आ गया, कियोस्क भी एक स्टॉल जैसा ही होता है, ठीक है। और काउंटर्स वगैरह लगा के वो फूड वगैरह बेचते हैं। अब ध्यान से सुनो, कभी कभी वो रेस्टोरेंट या वो कियोस्क या वो स्टॉल्स पीवीआर के ही होंगे, और कभी कभी कोई थर्ड पार्टी आके वहां बेचेगा। ये लोग बहुत क्लियरली ये मेंशन करते हैं कि अगर थर्ड पार्टी आके बेचे या वो पीवीआर का खुद का बेचे, इन ऑल द केसेस इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। ये दो सेपरेट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस अलग,
मूवी का सर्विस अलग, एंटरटेनमेंट सर्विस, ये दोनों अलग अलग सर्विस है। फिर चाहे वो रेस्टोरेंट मेरा हो या मेरा ना हो, लेकिन अगर मेरे टिकट में, मूवी के टिकट में लिखा है कि 2 पॉपकॉर्न इस टिकट में इन्वॉल्व है, मतलब मेरा टिकट प्राइस के अंदर फूड इंक्लूडेड है बाय डिफॉल्ट और मेरे से सिंगल प्राइस चार्ज किया गया, देन इट इज अ प्योर केस ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड एंटरटेनमेंट सर्विस विल बी द प्रिंसिपल सप्लाई। समझा आपको? ये कब? जब मेरे टिकट में ही वो प्राइस इंक्लूडेड होगा, आई मीन वो चीजें मैं अलग से खरीदूं, फिर चाहे वो रेस्टोरेंट किसका भी हो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंपोजिट सप्लाई, बोथ आर सेपरेट सप्लाई। मैं एक्स्ट्रा पैसा देता हूँ लोकेशन चार्जेस का या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस का, मतलब कि मेरे को ये सी फेस के लिए मेरे को उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो वो जो ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड वो उसी में मर्ज हो जाएगी। एंड प्रिंसिपल सप्लाई जो आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो बीइंग द प्रिंसिपल सप्लाई, उसका आपको उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। और मिक्स सप्लाई का एज यूजुअल जो मैंने दिवाली वाला डीमार्ट वाला एग्जांपल दिया, इसके साथ एक लास्ट अदर पॉइंट बचे हैं। ये अदर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार क्विकली सुन लो फिर अपना हो जाएगा, लास्ट 2 मिनट बस अभी मैक्स। अब सुनो, कोई भी प्रोडक्ट पे क्या होता है कि वारंटी वगैरह क्लेम होती है, ठीक है। तो अब उस वारंटी में कभी कभी कोई प्रोडक्ट वारंटी में होता है और कभी कभी कोई प्रोडक्ट वारंटी में नहीं होता है। वारंटी में जब नहीं होता है ना, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि लोग अपना अपना बेनिफिट देखने के लिए, अपनी अपनी गुडविल को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा सर्विस दे देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक एक करके चीजें क्लियर करता हूँ। तो जैसे आपको पता होगा कि एक सैमसंग कंपनी है, ठीक है, जिसको हम लोग रामसन भी बोलते हैं, मतलब वो अगर जेठालाल वगैरह देखते हो तो आपको पता होगा, ये सप्लाई करता है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को, एसी वगैरह, और ये अपने कस्टमर को सप्लाई करता है, कस्टमर 1, कस्टमर 2, कस्टमर 3। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटर हो गया या रिटेलर बोल दो या होलसेलर बोल दो, अपने को फर्क नहीं पड़ता। द मीनिंग इज इंटरमीडियरी हो गया ये, है ना, और ये एक तरह से मैन्युफैक्चर हो गया, ऐसा समझ लो। अब आगे सुनो, अगर वारंटी वाली पूरी के पूरे कंसेप्ट में ये सारे परमिशन कमीशन मैं आपको क्विकली समझाता हूँ। पहला, जो गोल्ड है ना, बस उतना पढ़ो आपका काम हो जाएगा। अगर वारंटी ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, और वारंटी में कोई भी पार्ट को रिप्लेस करना पड़ रहा है या रिपेयर सर्विस देनी पड़ रही है, और उसके लिए मैं कोई भी सेपरेटली चार्ज कर ही नहीं रहा हूँ कंसिडरेशन, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा ड्यू टू नो एडिशनल कंसिडरेशन। समझा? ये जितनी भी हम वारंटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वो वाली वारंटी है जो सर्विस पीरियड में वारंटी क्लेम किसी ने कर दी और अभी रिपेयर वगैरह करना पड़ रहा है। तो ये पूरे केस में क्या कस्टमर से सेपरेटली चार्जेस हुआ है? नहीं। तो क्या कंसिडरेशन हुआ है? नहीं। व्हेन देयर इज नो कंसिडरेशन तो काय का जीएसटी? सेपरेट कंसिडरेशन नहीं है ना। दूसरा, क्या हो रहा है कि रिप्लेसमेंट हो रहा है पार्ट का और वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड कर रहा है विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब मैन्युफैक्चरर दे या ना दे सर्विस, गाडा इलेक्ट्रॉनिक्स को अपनी गुडविल की पड़ी है, इसलिए वो बेचारा इसको क्या कर रहा है, रिपेयर करके दे रहा है और अपनी गुडविल की मेंटेन करने के लिए कस्टमर से चार्ज भी नहीं कर रहा। तो भावनाएं साइड में लगते हैं, गुडविल चार्ज, गुडविल की वजह से एक्सेट्रा। मुद्दा यह है कि क्या सेपरेट कंसिडरेशन है? आंसर इज नो, देन नो जीएसटी, खत्म। तीसरा, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को रिप्लेस करता है, कंसिडरेशन चार्ज करता है, किससे? कस्टमर से नहीं, मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि गड़ा का पैसा लग गया ना, तो गड़ा अभी उसको रिकवर कर रहा है बेसिकली मैन्युफैक्चरर से, और प्रॉपर टैक्स इन्वेस्ट वगैरह दे रहा हूँ मैं कि भाई देख इतने रुपए का माल लगा। तो इस केस में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा एंड जीएसटी वुड बी पेएबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेड सप्लायर एम टू द मैन्युफैक्चरर। ठीक है। तीसरा, मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है सच पार्ट विदाउट एनी चार्जिंग, मतलब अभी रामसन सीधा कस्टमर को सर्विस दे रहा है और पैसा चार्ज नहीं कर रहा, तो सिंपल मुद्दा हमारे लिए सिंपल है, पैसा चार्ज नहीं हो रहा ना, तो जीएसटी नहीं लगेगा, नो एडिशनल कंसिडरेशन। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है और वो पार्ट ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर ने रिसीव करके रखा है, मतलब मैन्युफैक्चरर दे के रखा है। फॉर एग्जांपल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के को रामसन कंपनी ने ऑलरेडी वो पार्ट दे के रखा है कि फ्यूचर में अगर तेरे पास कोई कस्टमर आए तो उसको ये पार्ट लगवा के उसको रिपेयर करके दे देना प्लीज। ठीक है। तो टेक्निकली अगर रामसन कंपनी मेरे को मेरे मांगने पे दे या मुझे पहले से दे, मुद्दा तो ये रहा है कि वो दे रहे, है ना। एंड उसके लिए क्या हो रहा है कि अगर उन्होंने पहले से ही मुझे वो पार्ट दे दिया है, मतलब पहले से इन्वॉइस बन गया है, तो अभी मैं सिर्फ उसका क्रेडिट नोट बनाऊंगा
एंड इस पर्टिकुलर केस में जीएसटी एडजस्ट हो जाएगा मेरे क्रेडिट नोट के थ्रू। मतलब ये वाले केसेस में, सॉरी, ये वाले केसेस में और ये वाले केसेस में डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ टाइमिंग है। यहाँ पे मेरे को जब जरूरत पड़ रही है तब मैं उससे मांग रहा हूँ, और यहाँ पे वो मेरे को ऑलरेडी रिसीव्ड है, तो मैं सिर्फ क्रेडिट नोट के थ्रू उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। दोनों में ही जीएसटी लगेगा, बस यहाँ पे जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है तो वो एडजस्ट होगा, और यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल। बताओ उसके बाद क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है विदाउट सेपरेटली चार्जिंग। मतलब अभी कोई रिसीव भी नहीं हुआ है और डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करके ले रहा है, कोई सेपरेट चार्ज नहीं ले रहा, तो इसमें भी नो जीएसटी। तो बहुत सिंपल है, पैसे चार्ज अगर सेपरेटली हो रहे तो जीएसटी लगने का चांस है, नहीं तो नहीं। डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, और मैन्युफैक्चरर फॉर सच रिपेयर सर्विसेज बट चार्जेस द मैन्युफैक्चरर। मतलब कि क्या हो रहा है इसमें, डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है और एक बार रिप्लेस करके उसको घर भेज देता है, लेकिन वो फिर बाकी का पैसा किससे वसूलता है, मैन्युफैक्चरर से, ये बोल के कि मेरा पैसा लग गया। तो ऑफकोर्स अगर दोनों के बीच में कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया ना, फिर तो ऑफकोर्स जीएसटी एप्लीकेबल है, एंड जीएसटी वुड बी पेएबल ऑन सच प्रोविजन, सच प्रोविजन ऑफ सर्विसेज बाय द डिस्ट्रीब्यूटर टू द मैन्युफैक्चरर। ये अपन ने ऊपर भी पढ़ा था, सेम नीचे भी लिखा है। एंड लास्ट में कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स प्रोवाइड ऑफर्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी, मतलब 5 साल की वारंटी खत्म हो गई है और एक्सटेंडेड वारंटी आपको प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है, विच कैन बी अवेल्ड एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई और जस्ट बिफोर द एक्सपायरी। मतलब दो टाइप की सर्विसेज एक्सटेंडेड होती है। अगर आज तुम एसी खरीदने जाओ ना, तो उस ब्रांड की वारंटी होगी 5 साल, लेकिन ना वो ब्रांड अपना खुद का 5 साल का एक्स्ट्रा वारंटी भी चिपकाएगा आपको। या तो फिर वो 5 साल की वारंटी खत्म होने के बाद जब आप ब्रांड को फोन करोगे कि मेरा एसी खराब हो गया या सर्विसिंग के लिए आओ, तो वो बोलेंगे आपको अपनी वारंटी को एक्सटेंड कराना है क्या। तो दो सिचुएशन में वारंटी एक्सटेंड होती है, एक एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई और दूसरा एक्सपायरी ऑफ माय ओरिजिनल वारंटी। दोनों केस में क्या होगा, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा अगर मैंने ओरिजिनल सप्लाई के टाइम पे ही एक्सटेंडेड वारंटी को अवेल कर दिया। क्यों, क्योंकि ये मेरे को नोन था एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, तो ये मेरा इट इज अ पार्ट ऑफ माय प्रिंसिपल सप्लाई विच इज एसी, ठीक है, वारंटी प्लस एक्सटेंडेड वारंटी, तो वो एक सप्लीमेंट बन गया। लेकिन सेपरेट सप्लाई माना जाएगा कब, जब मैं उसको सप्लाई को आफ्टर एक्सपायरी, मतलब मेरा ओरिजिनल वारंटी खत्म हो गया और अब मैं नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहा हूँ कि भाई मेरे को और 5 साल का वारंटी दे, तो ऑफकोर्स ये इट इज अ सेपरेट सप्लाई, सप्लाई ऑफ ओनली सर्विस, वारंटी सर्विस, तो ऑफकोर्स ये एक सेपरेट सप्लाई माना जाएगा। तो दिखने में बहुत बड़ा है और आपको मॉड्यूल वगैरह हर जगह बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन मेन क्रक्स बहुत छोटा है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो इसमें इतना टाइम लगेगा नहीं। फिर एक लास्टली कुछ छोटे छोटे पॉइंट है, ये पॉइंट प्योरली इसके रिलेटेड है, अग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और टू डू और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट, ठीक है। कुछ नहीं करने का पैसा, कुछ सहन करने का पैसा, या कुछ करने का पैसा, ये सब केसेस में ये एक सर्विस है। हमने ये शेड्यूल 2 में आप पढ़ोगे ये कि ये एक सर्विस है। मुद्दा ये है कि ऐसे सिचुएशन पे कंफ्यूजन क्या होता है। पहला कंफ्यूजन, लिक्विडेटेड डैमेज। अब देखो, लिक्विडेटेड डैमेज का मतलब होता है कि अगर आपने बेसिकली कोई भी डैमेज वगैरह होता है तो उसका पैसा वसूला जाता है, ठीक है, आपसे। ये सिचुएशन में ना, ये इसके ऊपर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगा, नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी। वाई, लिक्विडेटेड डैमेज डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कंसिडरेशन, ये एक कंसिडरेशन नहीं है फॉर एनी सप्लाई ऑफ टॉलरेटिंग द ब्रीच। मतलब कि तू डैमेज कर मैं तेरे को पैसा दूंगा, ऐसा नहीं है, तूने डैमेज किया है इसीलिए तुझे पेनल्टी देना पड़ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। दे आर रादर पेमेंट्स फॉर नॉट टॉलरेटिंग द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर आता है चेक डिसऑनर फाइन पेनल्टी, same, not taxable under GST. Why? Because this payment is not for tolerating the act, but it is a fine for not tolerating or penalizing, thereby deterring the discourage such an act or to do an act. It is not a consideration. So what I'm trying to say, बाउंस चेक का डिसऑनर करना एक सप्लाई नहीं था, हुआ है चेक डिसऑनर तो तू पैसा दे, पेनल्टी दे, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। पेनल्टी इम्पोज बाय वायलेशन ऑफ लॉ नॉट टैक्सेबल। Penalty imposed for violation of laws such as traffic violation या violation of pollution norms or other law are also not a consideration for any supply. अगर मैंने ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, मेरे को फाइन लगा, वो फाइन पे जीएसटी नहीं लग सकता क्योंकि इट इज नॉट अ अगेंस्ट कंसिडरेशन, ये वन वे सर्विस हो गया, ठीक है। और हेलमेट नहीं पहनना ये कोई सर्विस नहीं थी, ये सर्विस नहीं, ये तो पेनल्टी है।
ये एक लॉ था जो तुझे फॉलो करना था और तुमने नहीं किया, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। फिर आता है लेट पेमेंट, सरचार्ज और फी, ये टैक्सेबल होगी। मतलब ऑफकोर्स ये तो दो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस हो जाती है कि भाई अगर पे विद इन 30 days, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी लेवेबल, लेट फी लगेगा। ये सब सप्लाई है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई। इनफैक्ट आप वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको ऐड भी करते हो बैक कैलकुलेशन से। मतलब अगर 1000 रुपये है और सप्लाई जीएसटी रेट 18 है, तो हम लोग इसको बैक कैलकुलेशन से ये पार्ट अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड भी करते हैं, अगर आपने सम्स वगैरह याद होंगे तो। फिर आता है फिक्स्ड चार्जेस फॉर पावर, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके एग्जामिशन चैप्टर में आपका लिंक है इसके अंदर कि ये सप्लाई नहीं है बिकॉज इट इज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। कैंसलेशन चार्जेस टैक्सेबल चार्जेस है, व्हाई? बिकॉज इट इज एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल्ड विद प्रिंसिपल सप्लाई। कोई भी वगैरह कैंसलेशन चार्जेस होता है ना, कि अगर तुमने बुकिंग कैंसिल वगैरह कर दी तो आपको मतलब उतना पैसा फिर आपको रिफंड नहीं होगा, तो वो टेक्निकली एक सप्लाई का, कंपोजिट सप्लाई का बेसिकली पार्ट बन जाता है। फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी, फोर फीचर ऑफ अर्नेस्ट मनी का मतलब क्या होता है कि देखो, लेट्स अज्यूम कि बेसिकली आप एक बिडिंग जीत गए, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, फोर फीचर बाय सेलर इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल an immovable property by the buyer or such forfeiture by the government or local authority in the event of successful bidder failing to act। क्या हुआ, आप बिडिंग वगैरह जीत गए, ठीक है, तो बिडिंग जीत गए तो आपने कुछ पैसे डिपॉजिट किए हमको। अब उस बिडिंग की कुछ कंडीशंस थी, वो कंडीशन आपने क्या कर दिया, बेसिकली आप फेल टू सेटिस्फाई हो गए आपके कंडीशंस। तो ऐसे सिचुएशन में ये बोला गया था कि आपका जो मनी होगा वो हम लोग हमारे पास ही रख लेंगे, ठीक है, आपको वो बेसिकली नॉन रिफंडेबल होगा। इन दिस केस, ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि ये बेसिकली मियर फ्लो ऑफ मनी है, नॉट अ कंसिडरेशन, है ना। मतलब आगे उस पर्टिकुलर पैसे के सामने तुमने कुछ किया ही नहीं, है ना, तुमने जब कुछ किया ही नहीं तो ये वन वे सर्विस होगी, और ये वन वे सर्विस हो गई, इसका मतलब ये नॉट फॉर कंसिडरेशन है, मतलब ये नॉट टैक्सेबल अंडर जीएसटी है, ठीक है। फिर आता है ट्रांजेक्शन इन वाउचर्स। अगर वाउचर्स में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स ये टैक्सेबल है। मतलब उस वाउचर्स के थ्रू अगर मैं गुड्स वगैरह खरीद रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको वाउचर्स दिखाया और आपसे गुड्स खरीदा, तो वाउचर्स यहाँ पे मेरा कंसिडरेशन का रोल प्ले कर रहा है, या तो कंसिडरेशन या तो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, तो ऑफकोर्स ये टैक्सेबल है। ट्रांजेक्शन इन वाउचर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटर, सब डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट, ये नॉट टैक्सेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को अपने ही ब्रांड के वाउचर्स सेल करती है और ये बोलती है कि तू आगे अपने कस्टमर को वाउचर सेल कर। ऐसे सिचुएशन में ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे जो वाउचर्स का आदान प्रदान हो रहा है, ये पर्टिकुलरली इसको क्या माना जाएगा, ट्रेडिंग ऑफ वाउचर्स, एंड इट वुड नॉट बी लायबल फॉर जीएसटी, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर ये वाउचर के ट्रांसफर करने में कमीशन है, फीस वगैरह चार्ज कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा, तो वो एक्स्ट्रा पे तो वैसे भी लगेगा जीएसटी। फिर नेक्स्ट आता है एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द वाउचर इशूअर अगेंस्ट द सर्विस फी। मतलब एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि बदले में मेरा एडवर्टीजमेंट भी कर, को ब्रांडिंग कर, प्रमोशन कर, कस्टमर सपोर्ट कर। फॉर एग्जांपल हमारे क्लासेस के गरबा के कुछ वाउचर्स है, ठीक है, वो गरबा बेसिकली अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक होने वाले हैं और वो वाउचर्स वो उन्होंने हमें दिए, हम हमारे स्टूडेंट्स वगैरह को देंगे। इसमें होता क्या है, बदले में वो हमारा वहां पे क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे। अब इस पूरे सिनेरियो में तुम देखोगे ना तो ये सप्लाई है, ये जीएसटी है। क्यों? क्योंकि बदले में वो मेरा एडवर्टीजमेंट सर्विस कर रहे हैं, वो मुझे एडवर्टीजमेंट सर्विस दे रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जो वाउचर्स मेरे को वो लोग दे रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। और या फिर मेरे एंगल से देखें तो एडवर्टीजमेंट वो लोग जो कर रहे हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ऑफकोर्स ये टैक्सेबल है। जीएसटी ट्रीटमेंट ऑफ अनरिडीम्ड वाउचर्स, वाउचर्स पड़े हैं, ड्यू डेट चली गई, रिडीम ही नहीं हुए, तो जब सप्लाई नहीं हुई ना, अब जब वो वाउचर एज अ कंसिडरेशन यूज ही नहीं हुआ क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई गुड सर्विस या बोथ सप्लाई नहीं हुआ, तो ऑफकोर्स इट इज नॉट टैक्सेबल। पीनल चार्जेस लेविड बाय रेगुलेटेड एंटिटी, वो सेम भी बात होगी, नॉट टैक्सेबल, क्योंकि कोई भी चार्जेस आप मतलब कोई भी चार्जेस आपसे लिए जा रहे हैं तो वो एक बेसिकली पेनल्टी के तौर पे देखा जाएगा एंड इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई वन वे सर्विस है, कोई कंसिडरेशन नहीं। तो इसी तरह से अपने बहुत मैंने ट्राई किया सारे पॉइंट्स कवर करने की, कुछ चीजें अपन ने डिटेल में डिस्कस की, कुछ चीजें बहुत फास्ट फास्ट डिस्कस की, ठीक है। तो अभी मेरा आपसे काम यह है कि देखो, अभी आप ये सप्लाई चैप्टर क्या होता है कि लोग सीए फाइनल में ज्यादातर कोई रीड करता नहीं या फिर बहुत फास्ट रीड करते हैं,
पर देखोगे ना तो 1 घंटे में, 1.25 घंटे में चैप्टर खत्म हो जाता है। एंड इसके क्वेश्चंस भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और बहुत अच्छा यूज होता है पूरे सिलेबस में देखा जाए तो, पूरे अब बाकी के चैप्टर्स में सप्लाई चैप्टर का बहुत यूज है। इसमें मोटा मोटी इंपॉर्टेंट चीज है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 एंड कुछ नए नए क्लैरिफिकेशन, ये कुछ इंपॉर्टेंट, और ऑफकोर्स सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्सअप। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे को यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है, कमेंट में या फिर अपने जो नंबर आपके पास अवेलेबल है उस पे, है ना। कोई भी डाउट हो या कोई भी गाइडेंस वगैरह भी हो, देन यू कैन आस्क मी वेरी इजी। अगर ये पूरे बोलते टाइम कभी भी कोई भी एक आध वर्ड अपने एम्प्लॉयर की जगह पे एम्प्लॉय बोल दिया हो, ऐसा कुछ हो गया हो, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये इसके अंदर लिखा है अपने, राइट। ठीक है, तो नोट्स इज अल्टीमेटली राइट नोट्स, तो बोलने में कभी इधर उधर हो जाता भी होगा, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट मैं क्या कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई चीज अगर आपको डाउट लगे देन यू कैन आस्क मी। ओके, चलो, ऑल द वेरी बेस्ट।